सो अभी पिछले कुछ क्लासों में हमने है ना 2015 के क्वेश्चंस किए थे, तो मैं बेसिकली वही क्वेश्चन कराता हूँ जो इजी या मॉडरेट है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, अगर है ना आपको प्रॉपर थ्योरम याद नहीं है या अप्रोच नहीं, तो मुश्किल क्वेश्चन कम ही चांस होगा। तो एटलीस्ट जैसे मैंने बताया है कि टोटल 1-4 के 36 क्वेश्चन है, आपको करने हैं, इनमें से 20 ही हैं, तो आप देख लो कौन से 20 आपके फेवरेट है। तो जो डिफिकल्ट वाले उसको इग्नोर कर दो एवरेज, और जो इजी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो। यहाँ भी है ना 44 में से आपको 25 ही करने हैं, तो कौन से 25 करोगे, जो इजी या मॉडरेट है वो करो ना, बाकी डिफिकल्ट वाले छोड़ दो। तो ये आपको देखना है, ये आप ईयर वाइज पेपर सॉल्व करोगे, तो जो ईयर वाइज पीवाईक्यू है उसी को बैठ के एज अ मॉक टेस्ट बैठ के सॉल्व करो। 10-20 साल के पेपर उठा के सॉल्व करोगे, एग्जाम आपको आसान लगने लगेगा, है ना। ये चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों जिनका नेट नहीं निकलता, ये वो बच्चे हैं जिनसे घर पे भी पीवाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो उनका एग्जाम में भी नहीं होगा, है ना। तो घर पे बैठ के आप ईयर वाइज पीवाईक्यू को ही ढंग से एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, रिपीटेडली कई बार देखो, 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करो जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे बताया मैंने, या जो पेपर का स्कीम है, और उसको ढंग से प्रैक्टिस करोगे, उसके जैसा उस लेवल तक अचीव करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज मैं 2000 कौन सा पेपर है मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, डिफरेंट है पेपर्स के मैं करा देता हूँ, स्पेशली जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है वही कराता हूँ, डिफिकल्ट वाले छोड़ देता हूँ। सो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2015 के दिसंबर के जो पेपर है उसके क्वेश्चंस, ठीक है, दिसंबर 2015 वाले। बाकी आप पूरा अटेम्प्ट करो, जो रह जाएगा वो बताना। जैसे यहाँ 49 से स्टार्ट करते हैं। 49 में जो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 जो है, अच्छा पिछले बार भी हमने आई थिंक 2015 जून के पेपर किए थे, लेकिन वो भी पार्ट बी ही किया था, पार्ट सी अभी नहीं किए हैं। ठीक है, चलो कुछ दिन पार्ट बी देख लेते हैं डिफरेंट पेपर्स के। जैसे 2015 जून किया, 2015 दिसंबर हो गया, 16 का फिर जून का होगा, 16 दिसंबर, 17 जून, 17 दिसंबर, इस तरह पेपर करके देखते हैं पार्ट बी वाला। फिर एक बार पार्ट सी स्टार्ट करेंगे, उन्हीं पेपर के पार्ट सी करके देखेंगे। और 100% करने की है ना, मतलब नहीं होता एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 60-70% कर लोगे, इनफ है अच्छा रैंक लाने के लिए, इवन पूरा अटेम्प्ट 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है, 49 जो है, ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ इन ऑब्जर्वेशंस। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, ट्राई, जब तक आप ट्राई करो। ये पेपर है किसी के पास, देखो पेपर होगा आप किसी के पास भेज दो ग्रुप में, है ना। ये दिसंबर 2015 वाला पेपर है। अच्छा मेरे पास जो ये पेपर है बी सीरीज का आई थिंक, तो ये मैं ही भेज देता हूँ, है ना। तो ये नहीं, ए सीरीज का ही है, ठीक है। सो 2015 का ए सीरीज का ही है ये। भेज दो ग्रुप में, देखो मैं भेज देता हूँ तो पर देख लेना। अच्छा इन्होंने एक वेबसाइट बना रखे हैं कालिका वालों ने, इन्होंने बहुत इजी बना दिया है, देखो मैं वेबसाइट ही भेज देता हूँ। तो इसमें सारे PYQ हैं ऑलरेडी, है ना, तो इन्होंने आसान कर रखा है। अच्छा ये डाउट पूछना है, देखते हैं एक मिनट, हाँ ईसा तो है ना, इसमें देखो आप, ये जो है इसमें सारे PYQs हैं जो लिंक भेजे हैं ना, 15 दिसंबर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें देखो 15 दिसंबर का पेपर होगा, ठीक है, तो उसको आप ठीक है, ये पेपर है, देखो मैंने भेज दिया ग्रुप में। सो तो इसका 49 नंबर क्वेश्चन यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सो 49 क्वेश्चन जो कह रहा है आपको कि अ सेट ऑफ इन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है कि अ सेट ऑफ कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस, स्पेशली ये क्वेश्चन इसे लिख रहा हूँ कुछ बाद में कोई बच्चा अगर रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको आइडिया होगा क्या है, सो इसीलिए। सो वरना क्वेश्चन ढूंढ रहा होता बच्चा क्वेश्चन क्या था। सो अ सेट ऑफ इन ऑब्जर्वेशन रिजल्टेड इन
है ना। ये कह रहा है सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, बाकी पेपर मैंने ग्रुप में भेजा, आप ओपन करके देख लो। तो रिजल्टेड इन, और जब तक ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा। के डिस्टिंक्ट वैल्यूज, आगे हम लोग ये भी यूनिट 1 वाला पेपर भी यूनिट वाला पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो उसके लिए टाइम चाहिए, बस वही है कि यूनिट 1-4 के जो भी PYQs ईयर वाइज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे 1 और 4 का, ठीक है। तो अभी पहले 4 वाला देख लेते हैं कुछ, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीट करो और डाउट पूछो, क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं। सो अ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन रिजल्टेड इन k डिस्टिंक्ट वैल्यूज x1 x2 xk with respective frequencies ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखा है f1 f2 fk, है ना। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही जैसे हम लोअर क्लास में करते थे ना, कि जैसे मान लो ये xi है और ये fi है, तो यहाँ x1 x2 डॉट 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 लेट से यहाँ xk है, ये f1 f2 fk है, ठीक है। एंड वो कह रहा है इसका जो सम है, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो n है, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो n होगा, समेशन fi इज इक्वल टू n, इस तरह से कुछ। सो फ्रीक्वेंसीज का सम n है। अब ये कह रहा है कि, है ना, यहाँ लिखा हुआ है सो दैट समेशन ऑफ fi इज n, i फ्रॉम 1 to k। अब आप बोल रहा है कि another k observations resulted in, so another k observations resulted in observations, है ना, x1 x2 xk once each, so once each। तो आपको क्या बोल रहा है कि, ठीक है, so that the modified sample, है ना। so modified मतलब न्यू हो गया, modified मतलब न्यू सैंपल साइज, है ना, न्यू सैंपल ऑफ साइज n प्लस के, पहले n था, अब आपने k ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दिए, तो n प्लस के हो गया, ठीक है। सो दैट मॉडिफाइड सैंपल ऑफ साइज n प्लस के हैज, ये बोल रहा है हैज ऑब्जर्वेशन xi विथ फ्रीक्वेंसी है ना, विथ फ्रीक्वेंसी जो है fi प्लस 1 है, ठीक। तो अब आपको ऑप्शंस पूछ रहा है। सो जो ऑप्शंस हैं वो देखो, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सो पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि, ठीक है ना, एक एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया उसमें, तो अब जो नया होगा f1 प्लस 1 f2 प्लस 1 f3 प्लस 1, एक एक ऑब्जर्वेशन हमने ऐड कर दिए। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, द न्यू मीन इज नेसेसरली लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल मीन, द न्यू मीडियन इज नेसेसरली मोर देन और इक्वल टू द ओरिजिनल मीडियन, the new variance is necessarily less than or equal to the original variance, and the new mode will be same as the original mode। ये MCQ है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आसान है, ठीक है ना। कहना ये चाह रहा है कि यू हैव टू कंपेयर जो आपके पास न्यू वर्सेस ओल्ड, तो न्यू मीन ओल्ड मीन क्या होगा, मतलब मैं ऑप्शन अगर लिखने की रफली कोशिश करूं, सो मेनली जो है ओरिजिनल मीन और न्यू मीन में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, ये आपको देखना है। ओरिजिनल मीन एंड न्यू मीन में क्या रिलेशन है, सेम फॉर ओरिजिनल मीडियन।
सो ये बोलना चाह रहा है कि तो ओरिजिनल मीन जो है न्यू मीन नेसेसरी लेस देन और इक्वल टू, तो मतलब ये ओरिजिनल मोर देन इक्वल टू कहना चाह रहा है ना, मतलब न्यू मीन लेस देन इक्वल टू है। ऐसे ही न्यू मीडियन, सो वही बात कर रहा है ओरिजिनल वर्सेस न्यू। सो ओरिजिनल पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ओरिजिनल मीडियन और न्यू मीडियन। तो एक डेटा ले लो 4-5 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। सो बोलना चाह रहा है कि जो न्यू मीडियन है मोर देन और इक्वल टू होगा ओरिजिनल मीडियन। फिर ऐसे ही सी में, डी में, है ना, यही सेम चीज़ है। सी डी में बात कर रहा है आपके पास वेरिएंस की, ठीक है। सो वेरिएंस की ओरिजिनल वेरिएंस एंड न्यू वेरिएंस, है ना, एन मतलब न्यू है। सो ओरिजिनल वेरिएंस न्यू वेरिएंस, आपको ये देखना है क्या रिलेशन है। न्यू वेरिएंस इज लेस देन इक्वल टू, मैं ओरिजिनल पहले लिख रहा हूँ, ओरिजिनल मोड इज इक्वल टू न्यू मोड। क्या लगता है आपको, क्या 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, जिन लोगों को जो समझ आ रहा है ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पेपर ग्रुप में है, 49th क्वेश्चन देखिए। 4-5 नंबर ले लो चाहो तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, आसान रहेगा। वैसे थ्योरेटिकली है ना, कई बार थ्योरेटिकली प्रूफ करना, सॉल्व करना मुश्किल होता है, और ऐसे आसान होता है कोई एग्जांपल ले करना। कोई एग्जांपल ले लो नंबर्स का और उससे करके देखो। आसान है ना, डेफिनेशन जानते हो आप। मोड क्या होता है, ऐसे नंबर जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, तो जिसका पहले हाईएस्ट रहा अभी हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक फ्रीक्वेंसी हमने जस्ट ऐड किया है और कुछ नहीं किया। जो नंबर था एक एक फ्रीक्वेंसी हमने जस्ट उसमें ऐड किया है। फोर्थ होगा सर। ठीक है ना, फोर्थ होगा ना। जैसे कुछ सॉल्व करने जो होते हैं हाँ। बेसिक ऑब्जर्वेशन है ना, कि आप कोई नंबर ले लो उसके अकॉर्डिंग, है ना। सो कोई भी, या आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी पहले 1 ही रखो, एफ आई इज 1 ले लो पहले, जैसे मैं अभी के लिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 कोई ले लो, मान लो, या मैं रिपीट कर देता हूँ 2 को फॉर एग्जांपल, ऐसा हो गया। अब इसमें फिर से कह रहा है ना यही नंबर एक एक बार ऐड कर लो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब मोड में क्या होता है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रही होगी, एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया तभी वही हाईएस्ट होगी। यस, तो फोर्थ है, ठीक है। तो इसमें कुछ मुझे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर जिसका फ्रीक्वेंसी शुरू में हाईएस्ट है, 1 ऐड करने के बाद वही हाईएस्ट वाला नंबर, मतलब जो एक्सआई विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल एक्सआई जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, एक इंक्लूड कर देंगे 1 डेटा पॉइंट, तो वही एक ऐड होके फिर भी हाईएस्ट वही रहेगा, दैट्स वाई। तो बाकी आप डिस्कार्ड कर सकते हो एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कुछ जरूरत है ना। तो ओरिजिनल मीडियन और न्यू मीडियन, सॉरी ओरिजिनल मोड और न्यू मोड इक्वल रहेगा, बाकी जरूरी नहीं है ना, आप वेरी करा के देख सकते हो आप, है ना, मतलब वो एग्जाम्पल बना के इसको डिस्कार्ड कर लो, तो इसमें कुछ खास है नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला, पेपर आपके पास है ग्रुप में, देखो 50 नंबर है ना। तो 50 कह रहा है कि
फ्रॉम द 6 लेटर्स ABCDE। आप जब तक ट्राई करो, क्वेश्चन ग्रुप में है। फ्रॉम द 6 लेटर्स, ठीक है, ABCDE and F। कह रहा है कि 3 लेटर्स आर चूजन। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का पहला डिस्क्रिप्टिव का था। ये दूसरा बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है आपका एक्सोमेटिक डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन उस पे है कि फ्रॉम द 6 लेटर ABCDEF 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम with replacement so कह रहा है कि what is the probability that either the word BAD or the word CAD can be formed from the chosen letters। ठीक, कह रहा है कि 6 लेटर है मेरे पास ABCDEF, 3 लेटर हमने एट रैंडम चूज किया विथ रिप्लेसमेंट, एक चूज किया वापस रखा, फिर दूसरा चूज किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइदर द वर्ड, है ना, BAD और द वर्ड CAD कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द चूजन लेटर। या तो ये बनाया जा सकते हैं, ये बनाया जा सकते हैं उस लेटर से। 3 ही चूज कर रहे हैं हम। ठीक, तो ऑप्शन जो आपके पास है इसमें पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 1/216, B है 3/216, C है 6/216 एंड D है 12/216। ट्राई कीजिए पहले आप लोग, फिर मैं करता हूं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेट बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सर नेट निकल नहीं रहा, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर ये सब PYQ से क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे ना, तो जो एग्जाम में आएगा वो भी आप कर पाओगे, है ना। ये चीज़ है, घर पे आप 100 क्वेश्चन के आंसर इजीली लिख दोगे तो एग्जाम में हो सकता है 80-90 क्वेश्चन के लिख पाओ, क्योंकि वहाँ एक प्रेशर होता है, टाइम बाउंड होता है। लेकिन घर पे आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। तो अभी कुछ भी ज़्यादा मत करो नेट के लिए, सिलेबस PYQ ढंग से रिवाइज करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार, और उतना ही काफ़ी है एग्जाम निकालने के लिए। पहले ट्राई करके देखो, कोई तो आंसर आप निकालोगे ना। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही आएगा भी, तो आप अपना स्टैंड लो कि क्या आपका आंसर होना चाहिए। सही गलत बाद में डिसाइड होगा, पहले ट्राई तो करो, कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो आंसर निकालो अपना। ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ पार्ट बी वाला देख रहा हूँ। अभी पिछले कुछ क्लासों में जून 2015 के पार्ट बी ये क्वेश्चंस कराए थे, अभी दिसंबर 2015 के पार्ट बी वाला ही कर रहा हूँ, यूनिट 4 का पार्ट बी, यूनिट 4 ये देख रहे हैं हम लोग।
आया जी? कुछ तो डिसाइड करो आप लोग, कोई आंसर नहीं बता रहा है। बताओ चैट में जो भी आ रहा है आप लोगों का, चैट में अनम्यूट करके जो भी बता सकते हो। आसान क्वेश्चन है ये, जस्ट काउंटिंग प्रिंसिपल पे है ना, परम्यूटेशन परम्यूटेशन पे है। सो मुझे 3 लेटर चूज करना है ना। सो 3 लेटर कैन वी चूज एंड इन हाउ मेनी वेज? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो फर्स्ट मेरे पास इसने कहा है विथ रिप्लेसमेंट, तो आई हैव 6 चॉइस। सो हेयर आई हैव 6 चॉइस, हेयर 6 चॉइस, 6 चॉइस। तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वे वी कैन चूज 3 नंबर्स इज 216, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वे, अब मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम काउंट करना है। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर वर्ड BAD और द वर्ड CAV कैन बी फॉर्म्ड? या तो BAD बन जाए या CAD, मतलब कहना ये चाह रहा है मुझे लग रहा है कि BAD, इन 3 लेटर आने की क्या चांस है, मतलब इट्स नॉट इन द सेम ऑर्डर। इसने बोला है कि BAD फॉर्म हो सकता है, तो अगर ABD आया तभी BAD फॉर्म हो सकता है, DAB आया तभी BAD फॉर्म हो सकता है ना। तो मतलब जो 3 नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये 3 नंबर BAD में से होगा, इसके क्या चांसेस हैं? मतलब वो बोलना चाह रहा है कि क्या चांस है कि वो नंबर या तो BAD होगा, तो पहले इसका ढूंढ लो कि BAD में से, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी। अब इन 3 में से एक तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मुझे BAD ही चाहिए किसी भी पोजीशन पे। तो मतलब यहाँ मान लो 3 में से कोई एक आ जाए, फिर 2 कोई आ जाए, फिर कोई एक आ जाए। सो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग 6 ये हो गया। सेम हमारे पास दूसरा क्या चाहिए था, CAD। CAD तो यहाँ भी 3 है फिर से, तो यहाँ कोई भी 3 में से, इन 3 में से कोई भी एक यहाँ मिल जाए मुझे, एंड एक यहाँ आ गया, तो कोई 2 इधर आ जाए। मतलब फेवरेबल, हम लोग CAD के फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर रहे हैं। तो 3 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि AAD आ गया तो काम नहीं होगा ना हमारा, तो हमें BAD ही चाहिए। सो 3 है ना, तो यहाँ पे 6, तो ये हो गया। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ BAD जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि BAD बन जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/216, और CAD बन जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब CAD किसी भी ऑर्डर में वो तीनों नंबर मिल जाए मुझे, तो ये 6/216। और यूज किया है, तो और का मतलब यूनियन, आप जानते हैं एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग या एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B PA + PB व्हेन A and B आर डिसजॉइंट। तो यहाँ से आ जाएगा 12 अपॉन, मतलब टोटल में प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, इसको हटाओ। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, इन दोनों को ऐड कर दो। सो 12/216, देख लो आप लोग, चेक कीजिए, और कुछ डाउट है तो बताइए, पूछिए, किसी को पूछना हो तो आप पूछो, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके पूछो या फिर चैट में पूछो। देख लो, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 11th में NCERT अगर आप उठा के, अब जिन लोगों को ये सब नहीं आ रहा है, मान लो ये क्वेश्चन नहीं करना आ रहा, मैं रिकमेंड करूंगा कि NCERT क्लास 12th का उठाओ, 11th 12th का, और बैठ के सॉल्व करो। इस तरह क्वेश्चन वहां पे बहुत सारे हैं, क्लास 11th 12th में इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, 11th 12th के बुक में ये सब क्वेश्चन हैं, आप जाके देखोगे तो। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक रिवाइज कर लो। इससे भी ये थोड़ा आसान लगे तो IIT JEE वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले, अगर आपका टच टाइम है तो। ठीक है, मेंस के या मेनली जो बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह काउंटिंग प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं। एनीवे 51 देखिए, तो जो 51 नंबर क्वेश्चन है, फिफ्टी वन कह रहा है कि, आप देखिए ग्रुप में क्वेश्चन है, सो लेट x be a random variable which is symmetric about 0, ठीक, and let capital F be CDF, cumulative distribution function, CDF of x, which of the following statement is always true? So which of the following is always true? ए ऑप्शन है
कि सी डी एफ एट एक्स प्लस सी डी एफ एट माइनस एक्स इज 1। बी ऑप्शन है, अच्छा ये साथ में ये भी लिख रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बी है सी डी एफ एट एक्स माइनस सी डी एफ एट माइनस एक्स, दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सी सी डी एफ एट एक्स प्लस सी डी एफ एट माइनस एक्स इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equal to x for all x belongs to R, and D CDF of x and CDF of minus x, this is 1 minus probability capital X is equal to x for all x belongs to R। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जिन बच्चों से नहीं हो रहा है या जिनको अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन नहीं पता है, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब लाइक इसमें सॉल्व करने का कुछ नहीं है। जिनको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पता है वो इजीली टिक कर देगा, और आपको सिमेट्रिक का डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब सिमेट्रिसिटी डिस्क्रीट में क्या है, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, मिक्स्ड में क्या है, या इन जनरल क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, तो कोई एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो आप, उसमें टाइम लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब इसमें कुछ सॉल्व करने को है नहीं, ये जस्ट सिमेट्रिक का डेफिनेशन है। जिनको सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता है इजीली टिक कर लेंगे, नहीं पता है तो आपको थोड़े एफर्ट्स करने होंगे, तो मुश्किल होगा। तो मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर बताने पहले मैं सीधा से सिमेट्रिक का डेफिनेशन लिखा देता हूँ। तो कोई मुझे बताइए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे मैं लिखूं कि अ रैंडम वेरिएबल x विथ सी डी एफ कैपिटल F या fx कह देता हूं, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट अ रियल नंबर k इफ एंड ओनली इफ। तो जो ये बता देगा वो आंसर बता देगा। अब यहाँ ध्यान रखो, मैंने कहीं फिक्स नहीं किया है कि एक्स डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, ऐसा मैंने फिक्स नहीं किया है। मैं इन जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस या मिक्स्ड, किसी भी टाइप का हो, है ना, मतलब नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, तो मिक्स्ड बोलता हूँ मैं, मतलब मिक्स्ड उसका ना नाम रखा हुआ है। सो तीन कैटेगरी है रैंडम वेरिएबल की, या तो डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नाइदर ऑफ देम होगा, तो वो मिक्स्ड हो जाएगा। तो उसको तीनों को जनरल रिप्रेजेंट करने का तरीका है CDF के थ्रू, क्योंकि PMF ओनली डिस्क्रीट के पास होगा, PDF कॉन्टिन्यूअस के पास होगा, और मिक्स्ड वालों को CDF के थ्रू लिखा जाता है। CDF के थ्रू कोई भी लिखा जा सकता है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, है ना, क्योंकि CDF का डेफिनेशन कॉमन है। तो ये अगर कोई बता दोगे तो काम हो जाएगा। बताओ क्या बता पाओगे, एनीवन? है ना। अब ये सब दिक्कत है, जो बच्चा MSc कर लिया इसको ये नहीं पता है, दिस इज वेरी बैड। मतलब ये चीज़ें हैं कि आपको BSc में ये चीज़ पढ़ा होगा, आपने MSc में पढ़ा होगा, जो बच्चे जैम तैयारी की होंगे वहाँ पढ़ा होगा, गेट तैयारी की होगा वहाँ पढ़ा होगा, और अभी भी नहीं आता, तो दिस इज, है ना, दैट्स वाई एग्जाम नहीं निकल रहा है। ये भी एक वजह हो सकता है कि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो मुश्किल होगा। देखिए बताइए। सर एफ के माइनस एक्स इक्वल टू एफ के प्लस एक्स के हो, F क्या है वहाँ पे, CDF या PDF? PDF। हाँ तो PDF तो कॉन्टिन्यूअस में होता है, हमने यहाँ PDF का हमने कहा ही नहीं कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट होगा तो क्या होगा, वो जो आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस के लिए वो है, बट यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि PDF एट, है ना, k माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के, ना ये कह रहे हैं, तो वो ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो इन जनरल है, इन जनरल डेफिनेशन है ये। थोड़ा किताब उताब पढ़ो, है ना। जैसे VK रवादगी वाली बुक है, उसमें देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट ही है, जिन लोगों को नहीं पता कहाँ से पढ़ना है। सो VK रवादगी एंड AKMD सलाह वाली बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, उसमें देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 869, ठीक है। और ये चैप्टर है जो भी है ना, डेफिनेशन करके लिखा हुआ है।
तो यहाँ कहता है कि रैंडम वेरिएबल इज सिमेट्रिक अबाउट दिस इफ एंड ओनली इफ, एक तो ये है कि प्रोबेबिलिटी जो ये बताता है x मोर देन इक्वल टू k प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसी को फर्दर लिखोगे, सो इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ इफ एंड ओनली इफ चल रहा है तो यहाँ से हटा देता हूँ दिस इफ एंड ओनली इफ, जो मैं CDF की बात कर रहा था, इसी को अब CDF के टर्म में लिखो। तो CDF एट k प्लस एक्स प्लस CDF एट k माइनस एक्स, इसी को ढंग से लिखो। तो इसको तो लिख सकते हो CDF एट k प्लस एक्स, इसको हम राइट में बुला लेते हैं, ठीक है। इसको इधर बुला लो राइट में, तो राइट में बुला लोगे तो क्या होगा, या इसको लिख सकते हो 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट k प्लस एक्स। मैं कह रहा हूं इसी स्टेटमेंट को मुझे लिख के बताओ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बता पाएगा? इसी स्टेटमेंट को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ कि इक्वल टू मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, कोई आप में से जो बता पाए। इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करो और इसके टर्म में लिख रहा हूं मैं, CDF के टर्म में लिख रहा हूं, क्या आप बता पाओगे? तो आएगा 1 प्लस क्या आएगा, x इज इक्वल टू k प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है आपका कहने वाला, ठीक है ना। मतलब आप ये याद रखो, ये इन जनरल है, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड। अगर आप कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो मैं कॉन्टिन्यूअस के टर्म में लिख देता हूँ। सो ये इन जनरल डेफिनेशन है, चाहे किसी भी टाइप का रैंडम वेरिएबल हो। अब अगर मैं थ्योरम के तौर पे लिखूं कि लेट x be a continuous random variable with PDF small fx and CDF capital Fx, then x is symmetric about k, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा इफ एंड ओनली इफ सिमेट्रिक अबाउट k, ठीक है ना। सो एक होता है f ऑफ x माइनस के इज इक्वल टू f ऑफ k माइनस एक्स, यही जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इफ एंड ओनली इफ CDF एट x माइनस के, CDF एट, एक मिनट, हमें क्या है k के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो एक मिनट, k के अबाउट सिमेट्रिक करना है ना मुझे, तो सो k के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है k के लेफ्ट में और राइट में सेम वैल्यू रहेगी। सो k प्लस एक्स कर लो या k माइनस एक्स कर लो, ये रहेगा ना जी। k के लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू रहेगी, एंड k प्लस एक्स कर लो या k माइनस एक्स कर लो, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। या वो तो वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, तो वो तो इन जनरल था। कॉन्टिन्यूअस के लिए देखो जी एक बार, ये सही लिखा है, चेक कर लो। है ना, k के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो k के x पीछे जाओ, k के x आगे जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो ये मान लो 0 है, तो 0 प्लस एक्स और 0 माइनस एक्स में सेम PDF रहेगा और CDF का सम 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ वैलिड है कॉन्टिन्यूअस के लिए और ये इन जनरल है। तो आपके क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला, होगा क्या, जिन लोगों को कॉन्टिन्यूअस याद है उनको लगेगा अच्छा इसका मतलब पहला सही है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस बोला होता तो पहला सही होता, तो पहला और ये उस केस में अगर कॉन्टिन्यूअस बोल देगा तो ACD सेम ही बात हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे PMF तो 0 होता है, मतलब पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो ये तो ऐसा बोला नहीं कॉन्टिन्यूअस, इसने कहा है कि एक रैंडम वेरिएबल है जो सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो k की जगह 0 रख दो यहाँ पे, तो इसमें k की जगह 0 रख दो, तो x मोर देन इक्वल टू एक्स। अच्छा लिखने में मैंने गलती किया ना, k प्लस एक्स कर दिया। सो k प्लस एक्स और k माइनस एक्स के पीछे, ठीक है ना, देख लो एक बार, k प्लस एक्स और k माइनस एक्स, ठीक है, वहाँ लिखने में गलती किया था, k प्लस एक्स और k माइनस एक्स, k प्लस एक्स के आगे और k माइनस एक्स के पीछे, तो यहाँ ठीक है, हाँ ये आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस के, अब इस जो आपका ऑप्शन है ना इसको बनाया गया है, तो मतलब जिसको सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता है तो उसमें आप k की जगह 0 रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें k को आप 0 रख दीजिए, तो CDF एट x, CDF एट माइनस एक्स
बराबर 1 प्लस सी डी एफ एट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब सी सही है जी। ठीक है। तो मतलब कहना मतलब ये क्वेश्चन जस्ट डेफिनेशन पे था कि सी डी एफ का डेफिनेशन क्या है, उस पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 52। ओके जी, आते हैं 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन जो है कि लेट y1 y2 बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, लेट y1 y2 बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स taking values -1 and +1 with probability half each। ठीक, with probability half each। अब आपको कह रहा है कि डिफाइन x1 as y1 comma x2 as y2 x3 as x2 x1 एंड अच्छा इस तरह प्रोसेस चल रहा है, जैसे x4 as x3 x2 है ना, and this process continues till we get xn is xn minus 1 xn minus 2 है ना, for all n more than equal to कोई भी है ना, तो ये तो 3। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से डिफाइन किया। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, देन ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी x8 is 1 x9 is 1 and x10 is -1, this probability is 1/4। ऑप्शन बी है प्रोबेबिलिटी, यही है बस अलग अलग वैल्यू ले रहा है ना। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। सो बी में आपसे कह रहा है कि x8 is 1 9 is 1 10 is 1, तो -1 को +1 कर दे, दिस इज 1/4। एंड सी और डी में यही है, बस 1/8 कर दिया है ना। ट्राई कीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। सो ये सी है, ये डी है, और यहाँ इन दोनों में हटा के 1/8 कर दिया है जस्ट। चेक कर लीजिए जी, है ना, वो यही क्वेश्चन है। आप है ना पीडीएफ ग्रुप में है, आप वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। 8 9 10 8 9 10 1 1 -1 1 1 1 फिर 1 1 -1 1 1 1, बस ये है। बस आपको सिंपली इसको वेरीफाई करना है, चेक करके देखिए क्या आएगा।
समझ आ गया जी, क्वेश्चन समझ आया ना? इसमें क्या है, मेनली ये कहना चाह रहा है कि जो इसने y1 को x1 नाम दे दिया है ना, बस थोड़े से कैलकुलेशन करोगे, इजी क्वेश्चन है ये। y1 को x1 और y2 को x2, ठीक है। तो कहने का मतलब x1 की वैल्यू प्लस या माइनस 1 हो सकती है, x2 की वैल्यू भी प्लस या माइनस 1 हो सकती है। तो इससे एक चीज़ तो समझ आता है कि अगर आप x1 स्क्वायर कर दो तो 1 हो जाएगी, x2 स्क्वायर कर दोगे तो 1 हो जाएगी, राइट। हमें कहाँ तक पहुँचना है, x8 x9 x10 तक, ठीक। और यहाँ बता रहा है कि x3 जो है लास्ट टू का प्रोडक्ट, x4 लास्ट टू का प्रोडक्ट, तो प्रीवियस टू जो इंडेक्स है उसका प्रोडक्ट है। यही है, हो गया आपका। सो तो पिछले क्वेश्चन का था ना, जिनका जो भी आंसर आया बताओ। तो हमें मेनली ये प्रॉपर्टी निकालना है। तो यहाँ से अगर हम x8 लिखे, चलो x8 लिखना की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा ये x7 इंटू x6 अकॉर्डिंग टू रूल, x8 x7 x6। इसको और ब्रेक करें तो x7 को लिख सकते हैं, x7 को क्या लिख सकते हैं, x6 इंटू x5, और x6 को एज इट इज रखो, या उसको ओपन करें, ओपन कर लेते हैं कोई बात नहीं, तो ओपन कर लो इसको, सबको x1 x2 का टर्म में ले आओ तो आसान हो जाएगा, ठीक है। बेटर रहेगा, x1 x2 का टर्म में ले आओ। तो यहाँ से हो गया x5 इंटू x6 स्क्वायर, अभी के लिए x5 इंटू x6 का स्क्वायर। इसको और ओपन करें तो x5 को लिख सकते हैं x4 इंटू x3, और x6 को तो बेटर है पहले x6 को x5 में ले आओ, है ना। तो एक काम करते हैं, रुको, है ना, x6 को x5 में लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे ही लिखते चले जाओ कंटिन्यूअसली। सो या तो x5 रहने दो, x6 को x5 इंटू x4, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x5 का क्यूब इंटू x4 का स्क्वायर। फिर x5 को लिखो, अब कैलकुलेशन चेक करना जी, ठीक है। पहले हमने x7 को लिखा था, फिर यहाँ पे x6 को लिखा, अब x5 को लिखते हैं। तो x5 होगा x4 इंटू x3, ठीक, इसका क्यूब इंटू x4 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आएगा हमारे पास, है ना, x4 इंटू x3 क्यूब x4 स्क्वायर। इसको और ओपन कर लो, तो और ओपन करोगे तो 4 यहाँ, तो x4 की पावर 5 x3 की पावर क्यूब, ठीक। और ओपन कर लो तो x4 को लिख सकते हो x3 इंटू x2 का पावर 5 और x3 क्यूब एज इट इज। तो ऐसा कितना आ जाएगा, x3 की पावर 8। ये क्या चल रहा है भाई, एक मिनट। सो ठीक है ना, देखिए। सो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना आ गया, x3 की पावर 8 और x2 की पावर 5। अब देखो ईच रैंडम वेरिएबल या तो वैल्यू +1 लेगा या -1 लेगा। तो इससे तो ये समझ आ रहा है कि x3 की पावर जो 8 आ गया, सो पावर इवन जब भी होगा किसी भी रैंडम वेरिएबल का पावर इवन होने का मतलब 1 हो जाना है, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे ना, तो 1 1 का प्रोडक्ट या तो 1 होगा, 1 -1 का प्रोडक्ट -1, -1 -1 1। तो मेरा एक तो ये समझ आ रहा हमें कि ईच xi जो है या तो वैल्यू 1 लेगी या -1 लेगी, यही है ना। ईच xi या तो 1 वैल्यू है या -1 है, बट अगर स्क्वायर कर दिया तो 1 होना पक्का है। तो यहाँ पावर 8 हो गया, तो इससे हमें क्या समझ आया कि पावर 8 हो गया तो 1 हो गया वैल्यू, तो पावर इवन हो गया तो 1 हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि हम x8 निकाल रहे हैं, एक्चुअली ये x2 का पावर 5 हो गया, और x2 के पावर 5 को ब्रेक करेंगे क्या होगा, x2 की पावर 4 इंटू x2। तो कहने का मतलब x8 जो है एट द एंड x2 हो जाएगा, चेक कर लीजिए, है। सिमिलरली अब मैं x9 को लिखूं, आप लोग सिमिलरली मुझे x9 लिख के बताओ किसके इक्वल आएगा, क्या बता पाएंगे। जैसे x8 मैंने लिखा, तो वैसे ही x9 इन द सिमिलर वे सिंप्लीफाई करके बताओ x9 किसके इक्वल आएगा, देखो लिख के सिमिलर तरीके से। पावर इवन जहां हो जाए वहां हटा सकते थे, एक मिनट, मैं यहां भी हटा सकता था,
इसको ना 1 कर देता तो पहले ही काम नहीं हो जाता, इतना क्यों किया कैलकुलेशन, है ना। जैसे x6 स्क्वायर था तो ये तो 1 ही होना है, क्योंकि x6 या तो 1 होगा या -1 होगा, तो स्क्वायर हो गया तो 1 ही आएगा x6 स्क्वायर, तो यहीं हटा देते हम तो x5 बचता, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हैं। हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं था। चलो x9 लिख के देखते हैं। तो x9 क्या होगा, x8 इंटू x7, और x8 को लिखेंगे x7 इंटू x6 और x7, तो x7 स्क्वायर हो गया, गायब हो जाएगा, तो ये सिर्फ x6 बचेगा। x6 को लिख सकते हैं x5 इंटू x4, फिर x5 को लिखेंगे x4 इंटू x3, तो ये x4 स्क्वायर, तो x3 बचेगा सिर्फ, और x3 को x2 इंटू x1, अच्छा तो x2 इंटू x1 हो गया ये, ठीक है। तो x एट द एंड x9 होगा जो x3 होगा, x3 का मतलब है x2 इंटू x1, ये x9 हमें समझ आ रहा, देख लीजिए आप। x10 सिमिलरली निकालो, x10 कितना होगा, तो x9 तो ये आ गया हमारा, सिमिलरली आप x10 फाइंड करो। सो अगर x10 निकाल ले तो क्या होगा, x10 इज x9 इंटू x8, x8 तो x2 था, तो ऐसे लिख देते हैं x8 वॉट x2, x9 वॉज, चलो उसको दोनों को यूज कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को हम लोग यूज कर लेते हैं, तो यूज करेंगे तो x9 इज एक्चुअली x2 x1 और x8 इज एक्चुअली x2, तो x2 स्क्वायर 1 हो गया, तो ये बचेगा x1, तो एट द एंड x10 इज x1 एक्चुअली। यहां तक में कोई आपको डाउट है तो बताइए। सो अभी हम क्या कोशिश कर रहे थे, x8 x9 x10 को x1 के टर्म में लिख दिया जाए तो उससे काम हो जाएगा। अब हमने x1 के टर्म में लिख दिया है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जी, तो इसको यूज करते हैं यहाँ पे। सो पहला जो मुझे चाहिए, हम ये वाला क्वांटिटी निकालते हैं, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, पहला लिखता हूँ मैं ए वाला पार्ट, x8 इज 1, so x8 is kind x2, so x2 is 1, x9 x1 into x2 is 1, x10 is x1 actually, x1 is equal to -1। अब आप ध्यान से देखो कि x2 1 है, x1 x2 1 है और x1 -1 है, सो x1 -1 x2 1, तो प्रोडक्ट कितना होगा -1, तो मतलब ये तीनों इक्वेशन क्या एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। सो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर x2 1 है और x1 -1 है तो x1 x2 1 तो हो ही नहीं सकता ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, चेक कर लीजिए। सो x1 x2, ठीक है ना, तो यहां से ठीक है, तो एक बोलेगा x2 को 1 रख दे, x1 is 1 x1 is -1, दोनों कैसे हो सकता है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, और इंटरसेक्शन है ये, तो मेरे हिसाब से 0 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो ये इसका मतलब है कि ए भी आउट और सी भी आउट, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ए सी में सेम चीज निकालना था, तो वो तो मेरा तो 0 आ गया ये। अब बी डी को चेक करते हैं, बी डी में सेम ही है, तो बी डी में क्या है कि प्रोबेबिलिटी x8 इज 1, तो मतलब x8 इज x2 इज 1, x9 इज 1, x1 x2 is 1 and x10 is 1, तो x10 was x1 is 1, so अब ये पॉसिबल है, इसको ध्यान से देखो, तो x1 is 1 x2 is 1 प्रोडक्ट इज 1, है ना, तो अब देखो इसका क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन है, कॉमा का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, x2 is 1 x1 is 1 x1 x2 1 ओके है, तो इसका मतलब x1 is 1 x2 is 1, ठीक, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इससे आ जाएगा, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लिखा है, ये देखो इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग कर देते हैं, x1 is 1 x2 is 1, और x1 y1 वही था, तो प्लस -1 विथ हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो हाफ इंटू हाफ 1/4 इज द आंसर, सो 1/4 इज द आंसर, देख लीजिए आप लोग। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आया बी पार्ट, बी ना, हाँ, कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछिए, कुछ कंफ्यूजन है, क्वेरीज हैं जो भी हैं,
तो ये सब नेट के क्वेश्चंस हैं, तो ये सब तो मुश्किल नहीं लग रहा है, मुश्किल भी आते हैं बट दीज आर इजी क्वेश्चंस, है ना। तो ये 52 था। नेक्स्ट पे आइए 53 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। फिफ्टी थ्री कह रहा है कि let xi's be independent random variables, such that xi are symmetric about 0. xis are सिमेट्रिक अबाउट 0। अच्छा, यहाँ जो मैं अभी कुछ रिजल्ट लिख रहा था सिमेट्रिक का, इसमें थोड़े से और ऐड करें तो कुछ रिजल्ट जैसे ये है कि x इज सिमेट्रिक अबाउट k इफ एंड ओनली x माइनस k, ठीक है, नहीं मतलब हम लोग k के अबाउट सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं ना। सो k के पीछे जितना जाओगे, k के उतना आगे जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, क्योंकि k के अबाउट सिमेट्रिक है ना। सो k माइनस एक्स और k प्लस एक्स वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा x के, ठीक। एक तो ये रिजल्ट है, और ठीक है, ऑल्सो ये थ्योरम है कि लेट x इज सिमेट्रिक अबाउट k एंड ex is finite, then ex has to be k, ठीक है। अगर कोई नंबर k के अबाउट सिमेट्रिक है और उसका मीन एग्जिस्ट कर रहा है तो मीन k ही होगा। सेम फॉर द मीडियन ऑल्सो, ठीक है। यही चीज मीडियन के लिए भी होल्ड करेगी। हाँ, मीडियन तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। सो मीडियन इज k, सो वन ऑफ द मीडियन इज k, है ना, k इज वन ऑफ द मीडियन। तो यहाँ पे होगा मीन इज इक्वल टू मीडियन, और यूनी मॉडल है तो मोड भी होगा। सो अगर मीडियन इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट करेगा ना, सो उस केस में मीडियन जो होना है दैट इज ऑल्सो देन जो मीडियन होगा x का वो k होगा, ठीक है ना। तो कहना इसी में ऐड कर सकते थे हम लोग कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू k, दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। सो अगर कोई नंबर सिमेट्रिक है k के अबाउट तो मीन मीडियन k ही होगा, मोड भी k होगा अगर यूनी मॉडल है तो। इवन ये मोड भी k ही होगा इफ इट इज यूनी मॉडल, है ना, प्रोवाइडेड ये यूनी मॉडल है, ऐसा। है ना, प्रोवाइडेड x हैज यूनिक मोड। तो अगर यूनिक मोड होगा तो इक्वल होगा मीन मीडियन मोड के। एनीवे, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक का ही क्वेश्चन है। से xi भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट xi आर सिमेट्रिक अबाउट 0 एंड आगे कह रहा है एंड वेरिएंस ऑफ xi जो है वो है 2i माइनस 1। वेरिएंस ऑफ xi है 2i माइनस 1 फॉर ऑल i मोर देन इक्वल टू 1। देन आपसे पूछ रहा है, देन दे आर आस्किंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी summation xi I from 1 to n more than equal to n, more than equal to n नहीं, more than n log n, ठीक है। log n मतलब वही ln ही है, ठीक है। क्या होगा, है ना। सो दिस इज व्हाट
ये आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। ठीक है जी, देख लीजिए, ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पार्ट बी में यूनिट 4 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 ना, हाँ 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 12 3 जा 36 है ना, और पार्ट बी में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 25 क्वेश्चन, तो 12 तो यहीं से मिल गए, 50% यूनिट 4 के ही हो गया ऑलमोस्ट। और 12 क्वेश्चन आप उधर से देख लो, 12 जो 14 क्वेश्चन ना, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे ए पार्ट्स। ठीक है, इक्वल के ऊपर डी लिखने का मतलब क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, इसका मतलब है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप ये पूछ रहे हैं ना, दिस मीन्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब हुआ दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, इसका मतलब होता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज k माइनस एक्स एन एक्स माइनस ए आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आईआईडी सुनते हो ना, आईआईडी, तो आई मतलब आइडेंटी इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली आईडी होता ना, तो वही है। आईआईडी में जो आईडी है उसका मतलब ये है ना कि x माइनस के एंड दिस आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है कि इसका CDF और इसका CDF हमेशा सेम होगा कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, जैसे अगर मैं डिफाइन करूं इस वर्ड को, ये जो आपको दिक्कत है, अगर लिखते हैं x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x एट t CDF ऑफ y एट t इक्वल है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। तो ये डेफिनेशन है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का कि x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y इफ एंड ओनली इफ x का CDF कॉमन पॉइंट t पे, y का CDF कॉमन पॉइंट t कॉमन है ना, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का CDF सेम रहेगा, ये मतलब है। इंडिपेंडेंट आप लोग जानते हो, तो आईआईडी में ये इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, श्रीकांत इज इट फाइन, क्या नाम है इनका, सॉरी शशिकांत, या ओके। ट्राई कीजिए, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेंट्रल लिमिट थ्योरम, लगाइए, इसमें आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कीजिए और बताइए क्या आएगा।
आ रहा है जी, कुछ हाफ आ रहा है। अच्छा अंकित देख लीजिए बाकी लोग। सो सोचिए जी। अच्छा उनका जीरो आ रहा है। तो सिंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या कहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि ये जो समेसन एक्स आई है इसका जो मीन होगा, है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन एक्स आई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई, ठीक है। दिस कन्वर्जेस, अब ये अलग चीज है, देखो ये अलग था और ये अलग है, ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। समेसन एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन एक्स आई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समेसन एक्स आई, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, जिसको आप जेड बोल सकते हो ना, जेड है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हम यूज करेंगे। तो हमारे केस में सिमेट्रिक अबाउट जीरो का मतलब है ईच एक्स आई का मीन जीरो है, ठीक है। तो हमें इन्होंने बता दिया है, हमने कहा सिमेट्रिक अबाउट जीरो है मतलब मीन मीडियन मोड तीनों जीरो होगा, अगर मोड यूनिक है तो मीन मीडियन मोड तीनों जीरो होगा। तो हमें तो मीन का ही काम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ईच एक्स आई का मीन जीरो है और ईच एक्स आई का जो वेरिएंस है वो 2i-1 है, ये बता दिया। तो समेशन एक्स आई का जो मीन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक जीरो होगा, अब वेरिएंस चाहिए होगा मुझे। सो वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई, और ये तो इंडिपेंडेंट है, बता रखा है पहले ही इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस टर्म जीरो है। तो इसका मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ 2i-1 i फ्रॉम 1 to n। तो समेशन ऑफ 2i-1 i फ्रॉम 1 to n, तो होगा 1 + 3 अप टू 2n-1, ठीक। 1 3 5 7 9 है ना। तो आपको पता है कि 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का सम 5 स्क्वायर होता है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 n नंबर है ना, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये आएगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो मुझे चाहिए था समेसन एक्स आई माइनस जीरो अपॉन एन स्क्वायर का रूट n, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, मतलब z, है ना। मैं इसी को लिख रहा हूँ दोबारा, ये तो जीरो हो गया, ये एन स्क्वायर का ये हो गया, तो इसको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे, ठीक। एक्स आई अपॉन एन का मतलब क्या, एक्स बार हो गया, ये तो एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एन। चलो तो एक काम करते हैं, अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों में एन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमने अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था, तो उससे ये कंक्लूज हुआ कि यहाँ पे ऐसा होगा। तो दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो, तो n से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x बार मोर देन ln n, यही ना, यही आ गया। और यहाँ कह रहा है कि x बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, मतलब जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन z के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है, मतलब x बार स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो z बन जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन, अब यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये क्या बनेगा, है ना, x बार तो z बन गया बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, x बार z बन जाएगा। जब आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते ना तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन z हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे। इसका क्या हो जाएगा, तो लॉग n है तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बताओ इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये है इन्फिनिटी z मोर देन इन्फिनिटी, तो सपोर्ट इन्फिनिटी पे खत्म ही हो जाता है ना। तो ये तो खत्म हो गया जी, मतलब ये तो जीरो आ जाएगा डायरेक्टली,
जेड मोर देन इन्फिनिटी क्या होगा? अगर आप CDF लिखना चाहो तो 1 माइनस फाइव एट इन्फिनिटी, अगर आपको वैसा आइडिया हो, याद हो CDF वाला। सो 1 माइनस 1 0, तो आंसर इज 0। देख लो जी, किसी को डाउट है बताओ। सिंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है। कुछ क्वेरीज है, देख लीजिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिंपल, ठीक है। तो मीन घटाओ 0 और वेरिएंस n स्क्वायर था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन n हो गया, कहने का मतलब। चलिए 44 पे आते हैं, 54 पे आते हैं। सो 54th क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, मतलब ये सब नेट क्वेश्चन, ये सब आसान है, ये सब किया जा सकता है एग्जाम में इजीली। और हर साल आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इट्स नॉट लाइक इस बार ही है। ये बी पार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट बी के हर साल का पेपर उठाओ, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टॉपिक के, ठीक है। 54 देखिए। सो 54 जो है ये कह रहा है x1 x2 डॉट 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 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस। तो ऐसे लिख देता हूँ x1 x2 xn। रैंडम सैंपल का मतलब होता है IID रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया दे आर IID यूनिफॉर्म 0,5 थीटा, है ना, जहां थीटा मोर देन 0 है। अब आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप लोग जानते हो, तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो पूछ रहा है कि एमएलई ऑफ थीटा क्या है? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये नेट में क्वेश्चंस बताओ, ये बेसिक जस्ट एमएलई के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। ये किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा इस सब का सॉल्यूशन, तो इसलिए सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं होंगे। बताइए, है ना। x1 आप जानते हो, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, x5 nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। आपको बताया यूनिफॉर्म 0,5 थीटा में एमएलई क्या आएगा, तो आसान है काफी, है ना। तो ये सब आप इजीली बता देंगे, ऑप्शन डी। ठीक है। तो सब लोग देख लीजिए, एमएलई क्या होता है? थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, ये है। तो है ना, कुछ लोगों को मतलब ऐसे सबको आता ही होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, क्योंकि आपने बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मैं इसका लिखूं तो जो पीडीएफ है ईच एक्सआई का, तो वो हो जाएगा 1/5 थीटा, जहाँ एक्सआई है बिटवीन 0 एंड 5 थीटा। अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखे सो 1/5 थीटा का पावर n, और यहाँ ईच एक्सआई 0 से 5 थीटा, लाइक्लीहुड थीटा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ 5 थीटा मोर देन ईच एक्सआई, सो 5 थीटा आ जाएगा मोर देन इक्वल टू x1 x2 सबका मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5, है ना। तो कहने का मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया 1/5 थीटा का पावर n, एंड थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है और ये इसका डोमेन है। तो होता क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो एमएलई होगा। तो आपको इस इंटरवल में ढूंढना है थीटा की कौन सी वैल्यू है जो इसको मैक्सिमाइज कर देगा। अब आप देखेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा डिनोमिनेटर में है, थीटा जितना ज्यादा होगा इसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। थीटा जितना स्मॉलेस्ट लेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन उतना लार्जेस्ट होगा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज मिनिमम। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल? इज द लोएस्ट पॉइंट। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू nth ऑर्डर स्टार अपॉन 5, दिस इज एमएलई ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमम कर दे। तो यहाँ थीटा डिनोमिनेटर में है, तो लाइक्लीहुड मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मिनिमम हो सकता है, और मिनिमम इस इंटरवल में यही पॉसिबल है, उससे कम नहीं हो सकता, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप लोगों ने सही बताया है, ठीक है। तो ये सही है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 55 देखिए। सो जो 55 है आपका, कंसिडर प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग, है ना। तो यहाँ टेस्टिंग में H0 है, X हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 0 variance half. H1 has X as Cauchy 01, standard Cauchy, ठीक है, स्टैंडर्ड Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूछ रहा है कि फॉर टेस्टिंग देन
for testing H0 against H1, the most powerful size alpha test is, अच्छा साइज अल्फा टेस्ट ऑप्शन ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंपल आपको लगाना है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एंड नीमन पियर्सन, सॉरी क्या था, हाँ नीमन पियर्सन एनपी लेमा ना, नीमन पियर्सन लेमा जो है एनपी लेमा, सो वो लगाना है आपको, ठीक है। सो लिमिट फ्रॉम थीटा टू 5 थीटा, किसका लिमिट, सही था ना, अच्छा ऐसा था क्या, थीटा से 5 थीटा था ऑप्शन में, क्वेश्चन में मैंने गलत लिखा क्या, ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने, इसका मतलब एक मिनट, तो लिखने में मैंने गलती किया है इसमें। अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली देखो, क्वेश्चन एक्चुअली थीटा से 5 थीटा, क्या चेंज आएगा इसमें, चलो हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, चलो ठीक है रिकरेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म थीटा से 5 थीटा है जी, तो अब इसका एमएलई क्या होगा जरा बताओ, एक्चुअली मैंने लिखने में गलती किया है, ठीक है ना, एनीवे यहाँ देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ओके है, अब क्या चेंज आएगा, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ ना 0 से 5 थीटा लिख दिया, एक्चुअली पेपर में जो है वो थीटा से 5 थीटा है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। आप देख लो एक बार, पेपर आपके पास है ना, पीडीएफ सबके पास ग्रुप में, तो इसका एमएलई निकालो जरा, क्या डिफरेंस आएगा, सिमिलर वे में ट्राई कीजिए जरा, क्या डिफरेंस आएगा, एमएलई सेम रहेगा या बदलेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सेम ही रहेगा, देख लो। तो यहाँ से जो पीडीएफ लिखेंगे fxi 1/4 थीटा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जब xi बिटवीन, देख लेते हैं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, थीटा से 5 थीटा, ओके। सो यहाँ पे जो होना है नाउ, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो ऐसे ही होगा 1/4 थीटा की पावर n, अब आपको थीटा दोनों साइड है, सो वी हैव टू कंसीडर बोथ साइड ना, ओके। तो देखते हैं जरा क्या डिफरेंस आता है, यहाँ थीटा लेस देन ईच xi, तो एक से आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू ईच xi, तो मिनिमम ऑफ ऑल एंड ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ 5 थीटा मोर देन ईच xi, सो 5 थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो यहाँ से थीटा का लिमिट आएगा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू nth/5। अच्छा तो बस डिफरेंस क्या आया कि डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन अब है कि 1/4 थीटा की पावर n एंड थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, स्टिल सेम लॉजिक है कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम तब होगा क्योंकि थीटा डिनोमिनेटर में है, तो थीटा जितना लार्जेस्ट होगा लाइक्लीहुड फंक्शन उतना कम होगा, थीटा जितना कम लोगे लाइक्लीहुड उतना ज़्यादा होगा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज मिनिमम और स्मॉलेस्ट थीटा पॉसिबल इज दिस, ओके स्टिल ठीक है। तो आंसर एक्चुअली ये बड़ा कोइंसिडेंस था कि सेम ही आया, ठीक है। मतलब एक्चुअल क्वेश्चन ये था थीटा 5, मैंने गलती से 0.5 लिख दिया है, ठीक है, बट इस बहाने दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, तो ये लॉजिक है, ठीक है जी। सो x इज नॉर्मल 0,5 और यहाँ x है कॉची 0,1। देन फॉर टेस्टिंग H0 अगेंस्ट H1 आपको बताना है कि मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा टेस्ट क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो है डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा का रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहा है जो रिजेक्शन रीजन है, मैं सीधा क्रिटिकल रीजन लिखता हूँ, ठीक है, मैं जस्ट रिजेक्शन रीजन लिखता हूँ। तो इसमें यह है कि mod x मोर देन C2 where C2 is such that psi alpha, ठीक है। एनीवे C आपको क्रिटिकल रीजन निकालना है, mod x लेस देन C2 या C3 समथिंग, ठीक है। एंड डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों आएगा कि mod x लेस देन C4 और मतलब बोथ साइड क्रिटिकल रीजन, जैसे ऑप्शन बी कह रहा है कि वन साइड, अच्छा इसको ऐसा खोलना पड़ेगा, तो यहाँ बोल रहा है कि mod x लेस देन C4 और mod x लेस देन C5, वो साइड दोनों है ना, इसका दो साइड, इसका वन साइडेड, इस बीच में आएगा, बस देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जहाँ पे C4 लेस देन C5 होगा
एंड C4 C5 साइज अल्फा, ठीक है। साइज बोला था क्रिटिकल रीजन किस साइड का आएगा, ऐसा आएगा या दोनों इंक्लूड होगा, बताओ जरा। ठीक है, तो अब आप ट्राई कीजिए। इसमें है, सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, न्यूमैन पियर्सन लेमा, इस पे क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि x का PDF है 1/√2 सिग्मा, सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर 1/2 है, तो सिग्मा 1/√2 है, e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ 1/√2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, √2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे आना है 1/π e की पावर -x², x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे है दैट इज 1/π 1 + x², x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, बताइए जी क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, देखिए क्विकली। सो सॉल्व करने का ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसा भी आएगा, या सिर्फ एक आएगा कोई। बहुत आसान है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। वो ये कहता है कि, और न्यूमैन पियर्सन लेमा ही पढ़ा होगा आपने, है ना। सो न्यूमैन पियर्सन लेमा क्या कहता है, सिंपल वर्सेस सिंपल है ना ये, तो कि एक्स ये होगा फिक्स्ड, मतलब ये सिंपल हाइपोथेसिस है, ये भी सिंपल हाइपोथेसिस है, क्योंकि एक्स का यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो सिंपल क्या होता है कि इसमें एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली डिटर्मिन्ड हो, मतलब थीटा कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेता हो। तो यहाँ पैरामीटर के टर्म में ना लिख के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन H0 में, यूनिक H1 में है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो NP लेमा लगाओगे तो क्या कहता है, न्यूमैन पियर्सन लेमा क्या कहता है कि जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज LH0/LH1 लेस देन इक्वल टू K, या लेस है ना। सो LH1 तो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1। यहाँ जो सैंपल साइज 1 है यहाँ पे, तो सैंपल साइज 1 है तो लाइक्लीहुड फंक्शन PDF के इक्वल होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है PDF लिखो अंडर H0, ठीक है, और PDF अंडर H1। तो इसको कैसे लिखूँ मैं, या तो ऐसा यही कर देता हूँ, H0 H1 कह देता हूँ समझने के लिए। सो PDF अंडर H0, PDF अंडर H1, जैसे यहाँ H0 H1 लिख दिया समझने के लिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू K। अब ये आप सिंप्लीफाई करके नहीं बता सकते हो कि सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा वही ऑप्शन है। सो क्या आप सॉल्व करके बता सकते हो, देख लो। सो कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, तो इसका PDF अंडर H0, PDF अंडर H1, तो रेशियो ले लो। सो 1/π 1/π कट गया, e की पावर -x², 1 + x², यही बचेगा जी, लेस देन इक्वल टू K। अब ये आपको देखना है क्या होगा, तो यहाँ से अगर और ठीक से लिखे हम इसको यहाँ ले आएंगे। सो e की पावर x² और 1 + x², ये मोर देन इक्वल टू 1/k आ जाएगा जी, ऐसा होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे डिनोमिनेटर सर आके। 1/1 + x² होगा ना, कहाँ पे, e⁻x²/1/1 + x²। ओ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो आप, मैं लिखने में गलती किया ना। तो यहाँ से जो आना था, क्योंकि रेशियो लेना है ना,
PDF अंडर H नॉट अपॉन PDF अंडर, तो ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब सही है, चलिए ठीक है। तो ये है आपके पास अभी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको और ठीक से लिखे तो मतलब वही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर काइंड लेस देन इक्वल टू k, ऐसा कुछ है। नाउ अब सही है, अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को अभी मैं y मान लेता हूँ, चलिए। सो अगर मैं एक्स स्क्वायर को y मान लूँ तो क्या होगा, ये 1 प्लस वाई अपॉन ई की पावर y लेस देन इक्वल टू k काइंड है। आप अलजेब्रिकली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं आप, दिस इज समथिंग लाइक g ऑफ y लेस देन इक्वल टू k, ऐसा है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू नो अबाउट जी वाई, जी फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बता सकते हैं क्या। तो इससे कुछ काम हो जाएगा। सो जी ऑफ वाई जो मेरे पास है वो है 1 प्लस वाई अपॉन ई की पावर वाई, है ना, या ई की पावर माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई। सो कैन वी से समथिंग अबाउट जी वाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समथिंग कह सकते हैं क्या हम। अगर जी डैश वाई निकालेंगे क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस अब 1 प्लस वाई एज इट इज ई की पावर माइनस वाई इंटू माइनस 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ई की पावर माइनस वाई अगर कॉमन ले ले तो यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ माइनस 1 माइनस वाई कट जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब वाई ई की पावर माइनस वाई, ऐसा है ना जी। चेक कर लीजिए, डेरिवेटिव डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। फाइन, ओके। वाई क्या है मेरा, अभी मैंने वाई क्या ले रखा है, वाई तो मैंने एक्स स्क्वायर को ले रखा है, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ मेरा वाई जो है ये मोर देन इक्वल टू 0 है। सो ये मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वाई मोर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इससे ये समझ आया इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो आपको आइडिया होगा, डू नो रिजल्ट, कि जैसे g ऑफ y मोर देन इक्वल टू k इम्प्लाइज, ये बेसिक कैलकुलस का प्रॉपर्टी है, y मोर देन इक्वल टू g इनवर्स k, कब, इफ g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। और यही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जी वाई मोर देन इक्वल टू के इम्प्लाइज वाई लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स के इफ वाई इज, इफ जी इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये यूज करेंगे हम लोग, जी इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारा काम हो गया, यही चाहिए था। तो हमारे केस में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी वैसे ही काम हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरम है मैथ्स का। तो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बस क्या क्या, इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम ऑर्डर में रहेगी, डिक्रीजिंग है इनइक्वालिटी बदल जाएगी। उसको ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन आपको याद होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि g इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज gx1 लेस देन इक्वल टू gx2, ये डेफिनेशन है। इसी वजह से ऐसा होता है, g इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज gx1 मोर देन इक्वल टू gx2। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। सो ये है डेफिनेशन, तो ये थ्योरम था, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और थ्योरम बाद में आता है, थ्योरम वो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स वो तब होता है जब डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल नहीं तो डेरिवेटिव का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है, वो जो थ्योरम आप लोग जानते हो कि, है ना। सो वो बाद में, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन, है ना, कि ऐसा है कि इफ g इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड, तो पहला पार्ट है कि मान लो g डैश x अगर नॉन नेगेटिव है सो g इज इंक्रीजिंग, है ना। और दूसरा अगर g डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है तो g इज डिक्रीजिंग। तो ये तब है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं काम पे, हमारा जो काम है कि हमने ये दिखाया कि जो हमारा g फंक्शन है, क्योंकि यहाँ y हमने एक्स स्क्वायर को ले रखा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो y नॉन नेगेटिव है, तो ये फंक्शन भी नॉन नेगेटिव है। तो इससे ये समझ आया मुझे कि हमारा जो g फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, तो ये इंप्लाई करेगा y लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स k। तो अभी के लिए k1 k2 कर लो, k1 ले लेते हैं,
तो इसको k1 ले लो, ठीक। अब जी इनवर्स k1 का नाम k2 रख देते हैं। अब ये y तो मैंने एक्स स्क्वायर का नाम रखा था, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k2, दोनों तरफ रूट लगा दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का रूट मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का रूट मॉड एक्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड और रूट k2 का नाम c रख दो, तो दिस इज आंसर। देखो जी सही किया हमने कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लो। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ तो दिक्कत है। यहाँ चेक करना है स्पेशली, मैंने यहाँ गलती नहीं किया, मुझे लगा यहीं गलती हुआ है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ गलती हुई है, गलती हुई ना, चेक करो ध्यान से। क्या ये सच में इसके इक्वल आएगा? आंसर इज नो, माइनस मैंने मिस किया यस सर। है ना, मैंने यहाँ माइनस मिस किया ना, तो यहाँ से मुझसे माइनस मिस हुआ है, तो यहाँ माइनस आएगा एक, तो माइनस आएगा तो ये हो गया अब नेगेटिव, ठीक है जी, ध्यान से देखो, ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया इसका मतलब g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग हो गया तो जब मैं यहाँ जाऊँगा ना, जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, तो यहाँ इनइक्वलिटी होना है रिवर्स, यहाँ इनइक्वलिटी होना है रिवर्स, तो यहाँ होना है रिवर्स, ये अब करेक्ट आंसर है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर बी वाला है, ठीक है, देख लो। इसलिए ध्यान से देखो कैलकुलेशन को, ठीक है। यहाँ हमने जल्दीबाजी में मैंने ये लिख दिया था, यहाँ माइनस वाई आएगा, ठीक है, चेक करो ठीक से। तो डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में जब फंक्शन को उधर ले जाओगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाया, तो एक्स स्क्वायर का रूट मॉड एक्स और के टू के स्क्वायर रूट का नाम सी रख दिया, तो इसलिए सिर्फ ये सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। इक्वलिटी लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगाए हैं, इफ़ यू कैन इग्नोर देयर इज नो प्रॉब्लम। किसी को डाउट है तो बताइए इसमें। यहाँ यूज हुआ है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट और नीमन पियर्सन लेमा। नीमन पियर्सन लेमा बस ये बताता है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो भी क्रिटिकल डिजाइन आएगा वो मोस्ट पावरफुल होगा, ये ओके है। नेक्स्ट देखिए 56। तभी पार्ट बी वाला आप ट्राई कर रहे हैं हम लोग स्पेशली, है ना, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं, इजी और मॉडरेट वाले। ये 2015 दिसंबर के पेपर है जो आज कर रहे हैं, पहले जो किया 2015 जून वाला था। फिफ्टी सिक्स कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 आर IID with common distribution, normal mu variance 2, so x1 x2 x3 x4 they are IID normal mu comma 2, variance 2 है। if the prior distribution of mu is, so prior distribution of mu is नॉर्मल मीन 0, नॉर्मल 0 कॉमा हाफ, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। देन आपको बताना है, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ कॉन्जुगेट प्रायर, सो द प्रायर distribution is not a conjugate prior, ठीक है। एंड बी है पोस्टेरियर मोड ऑफ म्यू, पोस्टेरियर मोड पूछ रहा है, पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा फिर मोड आएगा, सो पोस्टेरियर मोड जो है, पोस्टेरियर मोड ऑफ म्यू गिवन x1 x2 है ना, गिवन x1 x2 x3 एंड x4 is समेक्शन xi अपॉन 8, फिर सी बोल रहा है कि पोस्टेरियर मीडियन ऑफ म्यू, यही चीज़ है बस, तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ फिर चेंज कर देंगे। पोस्टेरियर मीडियन ऑफ
म्यू गिवन दिस इज समेशन xi अपॉन 4 एंड द डी ऑप्शन है पोस्टीरियर वेरिएंस। तो यही चीज़ है बस। एक मिनट। सो ठीक है, देखो क्वेश्चन ग्रुप में है, ट्राई करके देखो, बताओ क्या आंसर होगा। ये सिंपल, ये भी है ना, सिंपल है। आप पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो पहले, थ्योरम भी है इसका डायरेक्ट। तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन से आप, ये बोल रहा है पोस्टीरियर वेरिएंस जो होगा म्यू का, दिस इज समेशन xi अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये है, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन, ये थ्योरम वेज डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल है वो भी नॉर्मल है और डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है, मतलब प्रायर भी नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल आएगा। देखो जरा, ठीक है ना, देखो तो पोस्टीरियर, ये थ्योरम है डायरेक्ट कि जब सैंपल नॉर्मल हो और प्रायर नॉर्मल हो, पोस्टीरियर का डायरेक्ट थ्योरम है, अप्लाई कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। और देन आप, है ना, और ये कॉन्जुगेट कह रहा नहीं है, कॉन्जुगेट है ना, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ कॉन्जुगेट प्रायर। कॉन्जुगेट प्रायर क्या होता है उसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा आपको, नॉर्मल का नॉर्मल ही होता है कॉन्जुगेट। तो ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है ना सर। वो डेफिनेशन देखना पड़ेगा आपको, कॉन्जुगेट का डेफिनेशन देखिए, कैसेला वर्गर में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उसमें कॉन्जुगेट कुछ वर्ड डिफाइन कर रखा उसके अकॉर्डिंग है, इट्स नॉट ऑलवेज, आई थिंक ऐसा नहीं होगा। देखता हूँ एक मिनट। मतलब वो थ्योरम देखना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल में ऐसा होता है, ठीक है ना, कि नॉर्मल में अगर सैंपल भी नॉर्मल है, प्रायर भी नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल आएगा, तो वो कॉन्जुगेट क्लास में होगा। तो आप कैसेला वर्ग वाली बुक उठाइए या कोई भी है ना, वहाँ पे खुद समझिए कि किस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नॉर्मल का जो कॉन्जुगेट क्लास नॉर्मल ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे तो कॉन्जुगेट क्लास है, तो इसने नॉट कहा है, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। ये थ्योरम है कि कॉन्जुगेट जो नॉर्मल है उसमें कॉन्जुगेट क्लास नॉर्मल ही होगा। ठीक है ना, नॉर्मल में ऐसा होगा कि अगर सैंपल नॉर्मल है, प्रायर नॉर्मल है, तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल आएगा और कॉन्जुगेट क्लास में होगा। सो कॉन्जुगेट प्रायर है ये। हाँ, मतलब ये कह सकते हो कॉन्जुगेट प्रायर क्या होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन एक बार लिख देता हूँ, रुक जाओ। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या है प्रॉपर, देखो जो आप कह रहे हो ना, इसमें कहता है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो पीडीएफ एफ है और पाई थीटा प्रायर है। पाई इज सेट टू बी कॉन्जुगेट प्रायर फैमिली इफ द करस्पॉन्डिंग पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली एज यस। तो आप जो कह रहे हो ठीक है, वो श्योरली सही है, ठीक है ना। तो कहना वही चाह रहा है कि जो प्रायर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पोस्टेरियर का डिस्ट्रीब्यूशन वही आ जाए, तो ये जो प्रायर दे रखा हो कॉन्जुगेट प्रायर होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है, बस मैं कंफर्म होना चाह रहा था, ठीक है ना।
सो ये वीके रोहतगी वाली बुक में मैंने देखा है, 408 पेज पे है, आप देख सकते हो रोहतगी को, जो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, रोहतगी एंड सलाह वाली जो बुक है, उसमें डेफिनेशन नंबर 8 है कि ठीक है, इफ द करस्पॉन्डिंग पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली एज ऑफ द प्रायर, तो प्रायर और पोस्टेरियर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कॉमन है, नॉर्मल नॉर्मल दोनों का है, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रायर है वो कंजुगेट प्रायर है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो नॉर्मल में होता है ऐसा। तो कंजुगेट प्रायर तो है यहाँ पे। ठीक है, अब पोस्टेरियर निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है ना, अब पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। सो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन थीटा गिवन एक्स क्या होगा ये निकाल लो, वो निकाल लिए तो बाकी 3 पार्ट चेक करना आसान है, तो वो नॉर्मल ही आएगा। अब नॉर्मल में क्या आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नॉर्मल ही आएगा, रिजल्ट है इसका। सो ये नॉर्मल ही आना है, बट क्या आएगा वो देख के फिर उसके अकॉर्डिंग मीन जो भी है, मोड, मीडियन और वेरिएंस, सो वो आपको देखना है क्या आएगा। Sir, median is summation xi by 4. कितना आया, वेरिएंस आया समेशन एक्स आई बाई, Posterior median is summation xi by 4. अच्छा पोस्टेरियर वेरिएंस कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, posterior mean, median and mode will be same ना? मीन मीडियन मोड सेम है, Posterior हाँ ठीक है। for normal. तो इसमें क्या बोल रहा है, पोस्टेरियर मोड है, तो ये ट्रू है फॉल्स है, बी ऑप्शन False है. फॉल्स है। सी क्या है, पोस्टेरियर मीडियन, पोस्टेरियर वेरिएंस, Posterior mean आया है summation xi by sigma square, so which is equal to posterior median also. अच्छा तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही होना चाहिए, बीसीडी के हिसाब से क्या होना चाहिए? Median वाला C. सी, बाकी लोग देखो जी। In general, posterior mean is summation xi by sigma square. अच्छा मैं चेक लिखता हूँ थ्योरम, जो एक थ्योरम है कि लेट से थीटा, प्रायर थीटा जो है, सो प्रायर थीटा इज नॉर्मल थ्योरम देख लो बस, है ना। जैसे और सैंपल जो है, जैसे x1 x2 xn, दिस इज नॉर्मल। मैं एक बार नोटेशन देख लेता हूँ क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें पोस्टेरियर चाहिए ना, सो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा गिवन x, है ना, यही पोस्टेरियर होगा। तो सो मान लो ये नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, और जो प्रायर है लेट से इसको बोल देते हैं म्यू नॉट कॉमा टाउ स्क्वायर है। ठीक, तो क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में? मान लो इसको मैं बोल दूं कि लेट से इसको म्यू एन कॉमा टाउ एन स्क्वायर बोल देते हैं। सो व्हाट इज अ म्यू एन? सो म्यू एन का एक्सप्रेशन क्या है? सो वेयर म्यू एन क्या है और टाउ एन स्क्वायर क्या है, ये लिखना है बस। क्या होता है म्यू एन? सो म्यू एन जो फॉर्मूला है दिस इज, अच्छा टाउ एन स्क्वायर पहले लिखना पड़ेगा नहीं। सो टाउ एन स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है
n अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टाउ स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, ये आएगा। और यही चीज़ यहाँ आएगा, एंड देन द सेम थिंग विल बी हेयर, ठीक है, इनटू में, तो नीचे कर लो, सो इनटू यहाँ से आएगा एन एक्स बार अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन टाउ स्क्वायर। ये अप्लाई करो जी, आप लोग देखो जरा क्या आता है। सो ये थ्योरम है, सो आप ये थ्योरम आप लोग अप्लाई करो अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें। सो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि पोस्टेरियर क्या है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहीं पे चीज लिख देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ये है नॉर्मल जो सैंपल है वो है म्यू कॉमा 2, राइट। सो हमारे क्वेश्चन में है म्यू कॉमा 2, और ये जो है नॉर्मल 0 कॉमा हाफ, यही है 0 कॉमा हाफ। तो इससे क्या समझ आया कि सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली 2 है और म्यू नॉट एक्चुअली 0 है और टाउ स्क्वायर एक्चुअली हाफ है। तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो n अपॉन सिग्मा स्क्वायर, सो n बाई 2 और टाउ स्क्वायर हाफ है, तो ये 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एलसीएम ले लो। सो n प्लस 4 बाई 2, सो 2 बाई n प्लस 4, ऐसा कुछ आएगा, देख लो जरा। एंड यहाँ पे क्या आना है, इसमें पुट कर लो, तो ये आ गया 2 अपॉन n प्लस 4, फॉर्मूला भी चेक करना जी, सही लिखा ना मैंने। यहाँ से आएगा एन एक्स बार इंटू सिग्मा स्क्वायर, इट इज़ 2 प्लस म्यू नॉट, तो 0 है तो गायब हो जाएगा, यही है। तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। सो n अपॉन n प्लस 4 इंटू एक्स बार, अच्छा एन एक्स बार तो समेसन एक्स आई हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करो यहाँ n गड़बड़ आ रहा है क्या। ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा, समेसन एक्स आई अपॉन n प्लस 4, ऐसा कुछ आ रहा है, ये समेसन एक्स आई अपॉन 4 होना चाहिए था। अच्छा n हमारा 4 है ना, तो हमारे क्वेश्चन में तो n 4 है, ओके। सो हेयर n इज एक्चुअली 4, राइट। सो हमारे क्वेश्चन में n 4 है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें n की वैल्यू 4 है जी। सो ये भी तो है, देखो n की वैल्यू 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, n को अगर हमने 4 रख दिया तो समेसन एक्स आई अपॉन 8 नहीं आ गया, और n हमारा 4 है तो 2 अपॉन 8 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। तो फाइनली जो हमारा पोस्टेरियर चाहिए था वो गया नॉर्मल, ठीक है, समेसन एक्स आई अपॉन 8 कॉमा 1/4, ये आ गया आंसर जी। तो हमारे क्वेश्चन का जो पोस्टेरियर है, तो यहाँ पे जो पोस्टेरियर मुझे मिला है दैट पोस्टेरियर इज समेसन एक्स आई अपॉन 8 कॉमा 1/4, ठीक है। अब ये वाला थ्योरम यूज करना तो हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, तो ये सही आ रहा है, सही आएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड तो सेम ही होता है ना, नॉर्मल में मीन मीडियन मोड तीनों सेम है, तो नॉर्मल में मीन मीडियन मोड तीनों यही होगा समेसन, ये है ना, तो मीन मीडियन मोड तीनों सेम होगा, तो ये मीडियन मोड तो सेम ही आएगा, लेकिन आना क्या है समेसन एक्स आई बाई 8, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। वेरिएंस कितना है 1/4 है, तो ये गलत हो गया, बी सही है जी, देख लो। किसी को डाउट है इसमें बताइए। तो सिंपल आपका ये थ्योरम यूज करना है, नॉर्मल प्रायर, सॉरी नॉर्मल सैंपल नॉर्मल प्रायर, तो पोस्टीरियर भी नॉर्मल होगा विद दिस, है ना। और ये कॉन्जुगेट क्लास है बिकॉज प्रायर और पोस्टीरियर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कॉमन है तो प्रायर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट प्रायर, ठीक है। सो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ क्लास पहले, जून 2015 के जो बी सेक्शन वाले जो क्या बोलते हैं उसे, पार्ट बी वाले क्वेश्चंस किए थे। अभी दिसंबर 2015 वाले पार्ट बी वाले कुछ क्वेश्चन किए हैं, 49 से लेके 56, मतलब 7 क्वेश्चंस किए हमने अभी, ठीक है। कल सेम टाइम पे क्लास होगी, कल मिलते हैं, थैंक यू, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो अभी मैं अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ पार्ट बी, पहले पार्ट बी के बहुत सारे पेपर्स के, फिर पार्ट सी के, फिर पार्ट है ना यूनिट ए भी आएंगे, यूनिट 4 यूनिट 1 कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।